तो नमस्कार प्यारे शिक्षक साथियों। तो आज ही मैं पढ़ा देता हूँ उसको भी उच्चारण स्थान को। कल की बात कर रहे थे, अब समय है तो आज ही हम लोग पढ़ लेते हैं उच्चारण स्थान जो बचे हुए हैं उसको। तो चलिए आ जाइए। आप लोग कौन कौन से सूत्र पढ़ चुके थे उच्चारण स्थान के? अबुह विसर्जनीया नाम कंठः पहला, दूसरा इचु यसा नाम तालु और उपु पद्मानिया नाम कोष्ठौ। तो अ ई उण हो गया, अयुण। अब ऋलृक, अब ऋषिक्री है ना, उ हो गया पूरा सभी प्रकार के उ। अब उसके बाद कौन सा अक्षर आता है? री, है ना। तो चलिए हम लोग अब री से शुरू करते हैं और ये आपका होगा चौथा सूत्र होगा। ठीक है, लिखते हैं। ऋतु रसाणाम मूर्धा। ठीक है, अब समझ गए होंगे। री माने सभी प्रकार के री। वैसे री को 30 प्रकार के होते हैं। आश्चर्य लग रहा होगा क्योंकि री और री दोनों मिलकर के 30 हो जाते हैं। 18 प्रकार के ये हो जाता है और 12 प्रकार के री होता है। री 30 में आ जाएगा ना? हाँ, तो ये केवल आप ये समझिए, री में जितने प्रकार के री आते हैं, ऋषिक री है ना, चाहे बड़ा री हो या प्लुत री। ऋषिक री के चारों जो पदेन वगैरह सब इसमें आ जाएगा सर? हाँ, सब री जितने भी प्रकार के होते हैं वो सबका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। ठीक है, आगे बताएंगे कि मूर्धा स्थान क्या होता है, पता चल जाएगा। तो ये हो गया री। फिर टू माने बताइए क्या होता है? ट वर्ग। क्या होता है? ट वर्ग। कौन कौन से अक्षर आते हैं बोलिए? ट, ढ, ध और ण। ठीक है, इतने आते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण। री टू। और ये कौन सा? रस्सी वाला र जो आप लोग पढ़ते हैं। और एक कौन सा? मूर्धा श, षटकोण वाला जो बोलते हैं आप लोग। और षटकोण वाला जो स है ना, इसका उच्चारण और स का क्या है जी? मूर्धा। ठीक है, अब आप लोग उच्चारण करके समझ जाएंगे कि मूर्धा स्थान हमारे मुख में कहां पर है। ठीक है, तो देख लीजिए। री बोलिए, री री। फिर बोलिए ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि हमारी जो जिह्वाग्र है वो कहां स्पर्श कर रही है? ऊपर, है ना। तो जो सीढ़ी नुमा आप देखेंगे, है ना, सीढ़ीदार जो हमारा है जिह्वा जाती है दांत के ऊपर वाला भाग, है ना। तो सीढ़ी बना हुआ है ना। वो उसके थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो चिकना चिकना लगता है। वो सभी स्थान क्या है? मूर्धा है। ठीक है ना। री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, श। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। इसी को मूर्धा कहते हैं। तो ये इनका मूर्धा स्थान है। समझ में आ गया क्या? इसमें कुछ प्रश्न है क्या? साफ है। आगे बढ़ते हैं पांचवा में। पांचवा देख लीजिए। री के बाद फिर कौन सा आता है? क्षमा करना, ली आता है। क्योंकि माहेश्वर सूत्र आप पढ़ेंगे उसमें अयुण ऋलृक। ठीक है, वो नहीं होता है, ये संस्कृत में होता है, उसके लिए चिंता मत कीजिए। लरी क्या होता है? लरी बोलिए, लरी लरी, है ना। लरी ऋतु लसाना दंता। क्या है? ऋतु लसाना दंता। बोलिए, ऋतु लसानाम दंता। बोलेंगे तो ज्यादा आएगा, फिर बाद में नहीं आएगा, इसलिए। तो लरी देख लीजिए। लरी का दीर्घ नहीं होता है, इसका ह्रस्व होता है और प्लुत होता है। इसका दीर्घ नहीं होता है, इसलिए 12 प्रकार के होते हैं और ये 18 प्रकार के। री दोनों मिलकर के, हाँ प्लुत होता है। री का प्लुत भी होता है, दीर्घ भी होता है, ह्रस्व भी होता है जी। तो ये हो गया री। अब बोलिए तू माने क्या होता है? तवर्ग में कौन कौन से आते हैं? त, थ, ध, ध, ध
ठीक है, इसको मैं कोष्टक में रख देता हूँ। ऋतु लसानाम, है ना, और कौन सा ल, और कौन सा वाला स, दंती वाला स, है ना, और स का क्या है जी, दंत है, दंत है, दंत माने दांत से उच्चारण है, उच्चारण स्थान है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ली बोलेंगे तो कौन से दांत से हो रहा है, आपकी जो जिह्वा है ना, आपकी जिह्वा है वो ऊपर वाले दांत को, ऊपर वाले जो दांत हैं हमारे, ये दांत ऊपर वाले, उसके पीछे वाले जो दीवाल है ना, उसको स्पर्श कर रही है जीवाग्र, ठीक है। तो ये हो जाएगा ली, बोलिए ली, ली, ऋतु, त थ द ध न, है ना, न हो गया। और फिर आपका ल, बोलिए ल, है ना। अगर दांत न हो तो आप जो है र का उच्चारण ल भी नहीं कर सकते, है ना। एक हमारे यहाँ वृद्ध थे, विद्यालय जाते थे तो बेचारा जो है राम राम नहीं बोल पाता था, दांत नहीं था तो लाम लाम बोलता था, ठीक है। तो आप सौभाग्यशाली हैं, आपके दांत हैं, प्रसन्न हो जाइए। तो आगे बढ़ते हैं, इतने जिनके दांत नहीं होंगे इतने अक्षरों से बेचारे वंचित हो जाते हैं। तो त थ द ध न और ल और ये सा, इसको दंती सा कहते हैं। तो लगभग आप 3 प्रकार के स पढ़ चुके है ना, तीनों का उच्चारण स्थान एक जगह आप देख सकते हैं। पहला वाला क्या है, ये तालव्य है, श बोलेंगे, इसी को सीटी वाला भी बोलते हैं, बीच से हवा जो है पूरे पास हो जाती है, निकल जाती है हवा, ये स हो गया। दूसरा वाला क्या पढ़े थे आप, षटकोण वाला मूर्धा श, जिसको जो है जिह्वा हवा को आने से रोकती है और आपका जिह्वाग्र जो है जाकर के मूर्धा स्थान को स्पर्श करती है, तब उच्चारण होता है मूर्धा श का। और एक है आपका दांत वाले स का, जिसको दंती स कहते हैं, ये होता है दांत से स, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ, एक प्रश्न, मूर्धा और तालु में तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस क्या होता है ऊपर ही है, तालव्य जो स्थान है वो देख, जैसे बोलिए ई बोलिए, ई, ठीक है, ई च छ ज झ य। तो ये तालव्य जो है वो हमारे दांतों के इधर इधर जो बगल बगल के जो दांत हैं उसके जो किनारे वाले भाग को जो है स्पर्श कर रही है, श, वो सब तालव्य है। मूर्धा में दम के सामने वाला वो थोड़ा फोल्ड हाँ, होता है, थोड़ा हाँ, फोल्ड होता है, हाँ। जैसे ट थ और मूर्धा स्थान कहाँ पर है, जो बीच वाला भाग ऊपर ही है, जैसे इस तरह से होता है, ये देखिए। तो यहाँ वाले भाग को जैसे देखिए, ध्यान दीजिए, ये है ना, ऊपर हमारा जो प्लेट है ऊपर का ऐसे है, मुंह का जो ऊपर का ऐसे प्लेट है ना, तो ऐसे प्लेट है। तो जीवा जो जाती है, मान लीजिए जीवा है, मेरा हाथ जीवा मान लीजिए, तो ऐसे ऐसे स्पर्श करती है, ऐसे स्पर्श कर रही है, माने बीच से जगह छोड़ दे रही है ना, और बगल बगल से स्पर्श कर रही है। तो हम उन अक्षरों के उच्चारण स्थान को मानेंगे क्या, तालव्य, और वही स्थान तालु है, ठीक है। और उसके बाद यही जिह्वा, मान लीजिए जिह्वा है, ये जा करके ऐसे स्पर्श कर रही है, देखिए ऐसे। तो यहाँ वाला जो स्थान है वो क्या है, मूर्धा है। अरे भाई, आप लोग कभी कभी विशेष सर्दी में होते हो, पता है, तो आपके जो मटेरियल है कभी कभी नाक से मुंह में भी आ जाते होंगे। अच्छा, आप मुंह बंद किए रहते हैं वैसे, अच्छा छोड़िए, आप लोगों को विभत्स रस का जो है वो हो रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो हवा है, मुंह आप जब बंद किए रहते हैं और सर्दी नहीं हुई बहती है, तो आपके श्वास कहाँ से लेते रहते हैं आप, नाक से। तो हवा कहाँ से आप खींचते हैं, वो स्थान जो है मूर्धा है, ये समझिए। आ गई बात। और उस स्थान पर न जाए जिह्वा, अन्यत्र जा रहे हो, ईचू यसा नाम तालु, है ना, ई च छ ज झ य, तो वो तालव्य स्थान होगा शायद। अब आ गया होगा, अब आगे बढ़े, अंतर समझ में आ गया। एक और है, देखिए, री अ ई उ री, अब आ जाएगा क्या, ए। लगभग 5 वर्ग के पूरे आ गए। अब इधर आगे देखते हैं ए, छठवां में लिख लीजिए, ए दैतो
ए दैतो कंठ तालु। अब ये दोनों मिलकर के बनेंगे कंठ तालु। कंठ और तालु स्थान से होते हैं। किनका उच्चारण स्थान देख लीजिए, ए का और ऐ का। समझ रहे हैं? ए और ऐ का कंठ तालु है। अब जो लोग गुण संधि पढ़े होंगे उनको ये जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना? क्योंकि ए तो एक ही अक्षर है। आप लोग सोच रहे हैं ए एक ही अक्षर है तो इनका दो उच्चारण स्थान कैसे हो सकता है कि नहीं? तो आपको बता दूं, ए जो है दो अक्षरों से मिलकर के बना है। बोलिए ए और रा। बोलिए सर, चुन्नूलाल सर। ए जो है कौन कौन अक्षर से मिलकर के बना है? और ई। बहुत अच्छे, देखिए भूलिए मत, वो भी आपको आ जाएगा। तो बताइए अ का उच्चारण स्थान क्या है? अपुह विसर्जनीयानाम कंठ। कंठ से है या का। और ई का बोलिए तालु। इचु ऐसा नाम तालु। तो अ और ई मिलकर के क्या बना है जी? ए। इसलिए कंठ तालु। वही तो लिखा है। आ गई क्या बात समझ में? एकदम अच्छे से आगे बढ़ते हैं। तो ए दैतो कंठ तालु। अब ए ऐ दोनों इसमें आ गए हैं। अब कौन बचा? ओ बच गया है, उसको भी यहाँ ले लेते हैं। तो कैमरामैन जी आ रहा है क्या इधर नीचे में? चलिए देख लेते हैं। प्रश्न है क्या कुछ? हाँ, वो मतलब द कैसे लिखी है? द अच्छा, ये यहाँ पर। अच्छा, इसको भी बता देते हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, इस समझना चाहिए। ये जो है एत है और ऐत है, ठीक है। जो तपरस तत्कालस्य एक सूत्र है, वो आपके संस्कृत में चला जाएगा, अब हिंदी वाले हैं। तो एत है यहाँ पर और क्या है? ऐत है। जिसमें त लगा होता है हलंत वाला, वो उसी अक्षर को बताता है। मतलब एक ए को ही बताएगा और ये ऐ को बताएगा, है ना? तो जब हम संधि करेंगे इसको, ठीक है, तो त को जो है तृतीय अक्षर हो जाता है। झलाम जसो अंते एक सूत्र है, तो उसमें ये त को तीसरा वर्ण हो जाएगा, वर्ग का। त का तीसरा क्या है? त थ द हो जाएगा। तो वही यहाँ पर इसको क्या हो गया है? ए और द हो गया है। अब ऐ की मात्रा इसमें लग जाएगी, तो ये दई हो गया। और इधर क्या है? त हलंत है। और जो है इसलिए यहाँ पर ये बहुवचन में हो जाएगा, है ना? ऐत का जो है ये किस में हो जा रहा है? द्विवचन में हो जाएगा, है ना? तो ये दो हो जाएगा। तो ए दई तो, ए दई तह है, ये विसर्ग है, बहुवचन दिखा रहा है, ठीक है। वही है, द आ गया है, त है ये। समझ गए क्या? ए दई तो कंठ तालु। अब इतना समझ में आ गया। हमें मेन समझना क्या है? ए और ऐ दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। कंठ और तालु दोनों मिलकर के होगा ए। देखो कंठ भी आ रहा है और ऐ, ठीक है। कंठ से भी हो रहा है उच्चारण, तो उच्चारण करके भी हम लोग देख सकते हैं। अब आ गया ओ। आगे बढ़े। अब देख लीजिए 7वां नंबर का आपका है ये ओ से शुरू करेंगे। तो उसी तरह से है ये भी ओ दो ये विसर्ग रहेगा, यहाँ भूल गया था। ओ दो हो, क्या होगा जी? ओ दो हो, बोल दीजिए, बता दीजिए। कंठोष्ठम, क्या होगा जी? हाँ, कंठोष्ठम, ठीक है। ओ, अब देख लीजिए ओ और औ, क्या लिखेंगे यहाँ पर? ओ और औ का क्या होगा जी? कंठोष्ठ है ना? कंठ और कंठोष्ठ है। कैसे है? तो आप जानते हैं ओ जो है दो अक्षरों से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन सा? अ और उ से मिलकर के बराबर क्या होता है? ओ। तो देख लीजिए अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। और उ का उच्चारण स्थान क्या है? उपु पद्मानिया नाम ओष्ठौ। इसलिए अ और उ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा?
कंठ और ओष्ठ। तो आप पूर्व वाले को जितना पढ़े रहेंगे उतना ही नीचे नीचे वाला आपका और भी आने लगेगा, है ना। सर तो हाँ बोलिए। और जो करके और जो है हाँ। वो बड़ा उसे बना है क्या? हाँ वो बड़ा हो जाता है और वो दोनों जो है आप उसे बनता है, बस इतना समझिए, ठीक है। जैसे आई इधर है ना, वृद्धि हो जाती है। तो ये हो गया। अब क्या बच गया है, सभी अक्षर प्राय आ गए, एक अक्षर बचा हुआ है। कौन सा अक्षर है वो? व। कौन सा है? व, है ना। तो यहाँ पर यहाँ लिख दूं क्या, है ना। तो लिखेंगे, देख लीजिए, व का जो वकारस्य माने व का, है ना। हाँ 8वां नंबर का है वकारस्य माने वकार का, माने वजन के व वाला अक्षर का। क्या है? दंतोष्ठम। क्या होगा ये? दंतोष्ठम। देख लीजिए, दंतोष्ठम है, ठीक है। तो देख लीजिए, वकारस्य दंतोष्ठम माने व का क्या होगा जी? व का दंतोष्ठ होगा। कैसे होगा? ये देखिए, व ऊपर वाला दांत और नीचे वाला ओष्ठ। तो चलिए शिक्षक साथियों, और